बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 के सेगमेंट मुकदमा से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है और हम अब गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहां हमने पिछले प्रोग्राम में इस तारुफी गुफ्तगू में आपको बताया था कि अब कोई चैनल वगैरह नहीं मुकदमा, बल्कि हमारे पुराने चैनल M5 में ही एक सेगमेंट मुकदमा के नाम से हम ऐड कर देते हैं ये सब्जेक्ट, ताकि हमारे चैनल M5 के जो नाजरीन हैं, जो ऑडियंस हैं, वो देख लें कि हमने सियासत को दाखिल तो कर दिया है बड़ी बेदिली से। दिल नहीं था कि हम अपने उस सेगमेंट में, अपने उस चैनल पे सियासत को दाखिल करें कि सियासी मामलात इस मुल्क में कैसे चल रहे हैं, कैसे चलते रहे हैं और अब किस तरफ सियासत जा रही है। एक बात की खुशी है कि इस इलेक्शन 2024 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हस्बे मामूल जो रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, हस्बे मामूल सिकंदर सुल्तान साहब इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। और इसका सबूत है जो परसों कमिश्नर रावलपिंडी ने जो पिटारा खोला है पूरा, और अभी ब्यूरोक्रेसी पूरी खुलकर सामने आएगी और उनको आना चाहिए ताकि सिकंदर सुल्तान जैसे जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स आए हैं, छोटी मोटी जो उनकी सुपरविजन होती है सिक्योरिटी के हवाले से, GHQ की कह लें, फौज की कह लें, सिक्योरिटी इदारों की कह लें, उसको बहाना बनाकर इन्होंने हमेशा ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जो एस्टेब्लिशमेंट कराती है इलेक्शन कमीशन नहीं कराता। ठीक है, मैं तो कहती हूं बंद कर दें फिर इसको, इलेक्शन कमीशन को बंद कर दें, कोई जरूरत नहीं है फिर इसकी। GHQ अपने यहां जो है वो एक एस्टेब्लिशमेंट, एक इलेक्शन सेल बना ले, सारी निगरानी उसी से हो जाया करेगी इलेक्शन की। जरूरत नहीं है कितना बड़ा महकमा, सफेद हाथी पालने का 4 सूबाई इलेक्शन कमीशन और एक मरकजी हेडक्वार्टर जिसको हेड करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। धंधा तो ये शुरू हो गया था 75 से लेके 76 के अंदर जब भुट्टो साहब ने इलेक्शंस कराए, और उससे पहले जो उनकी कारगुजारी थी वो ये थी कि उन्होंने बेतहाशा जियाले पीपल्स पार्टी के कारकुन इलेक्शन कमीशन में हर सतह पर भर्ती कराए, जिसका एक शाखसाना आपको ये कुमर दिलशाद नजर आएगा हर जगह। और ये इसने कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। कभी एक आध दफा कभी हमारी मिलिट्री एजेंसीज ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसको बुलाकर कुछ पूछ लिया होगा, तो अब ये इन्फॉर्मर के तौर पर चूंकि मशहूर हो चुके थे कि ये ISI के इन्फॉर्मर हैं, उसका इन्होंने फायदा उठाया और ये हर जगह घुस गए। चलें जी, कोई बात नहीं, घुस गए। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं उनकी किसी और वजह से इज्जत करती हूं, और वो वजह बिल्कुल इखलाकी और समाजी। वो मुझे बहन कहते हैं, उनकी बेगम मुझे बेटी कहती है। यहां मसला रिश्तों का नहीं है, रिश्ते जोड़ने का और इखलाकियात का नहीं है। यहां मसला है मुल्क के आईन की पासदारी और मुल्क के जो कवानीन मौजूद हैं, इलेक्शन के जो लॉज हैं, आप उनको कितना जानते हैं, और आप उसमें जानिबदारी के लिए या तो सियासतदानों के पेरोल पर आ जाते हैं या फिर आप किसी और के, किसी बैरूनी एजेंसी के पेरोल पर आ जाते हैं, और इस तरह लोगों का ये यकीन भी पुख्ता होता चला जाता है कि जी कुमर दिलशाद साहब ही सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ बड़े बड़े 22 साल में टेक्नोक्रेट्स देखे, बड़ी मेहनत करने वाले, हर चीज को समझने वाले, आईन को समझने वाले, और मुझे ये कहने में कोई बार नहीं कि इलेक्शन कमीशन का एम्प्लॉय जितनी मेहनत करता है, जितने हार्ड वर्किंग वो लोग हैं, डिवीजन की सतह पर, जिले की सतह पर, सूबे की सतह पर, मैंने 4-5 महकमों में काम किया है, इतना हार्ड वर्किंग और इतना स्किल्ड और प्रोफेशनल एम्प्लॉय मैंने कहीं नहीं देखा। तो मैं तो यही कहूंगी कि खुशी ज्यादा इस बात की है कि सिकंदर सुल्तान साहब, आप अब इस मामले में बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। आपने नून से पैसा वैसा, लोग कहते हैं भाई, लोग इसलिए कहते हैं
कि सबको मालूम है, आपके ससुर जो हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जब प्राइम मिनिस्टर साहब के, नवाज शरीफ साहब के, तब से ये प्रोपेगेंडा, इस प्रोपेगेंडे में हकीकत ये थी कि पंजाब में आपने हमेशा बेस्ट पोस्टिंग ली है, सबसे इन टाइम प्रमोशन आपकी होती थी। और इसमें मैं फिर वही कहूंगी, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी खामी क्या है, मैं आज बताने जा रही हूं, जिसे ये मशहूर किया जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की और फौज की एजेंट। ये फौज की एजेंट आज आपको बता रही है। मेरी इनसे एक ही शिकायत है कि अपने इस कॉम्प्लेक्स को, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को बाहर निकाले कि डीएमजी जो है ये कोई बहुत बड़े आसमान से उतरे हुए लोग हैं, ये बहुत इंप्रेस हैं डीएमजी माफिया से। ये इनके लिए डीएमजी माफिया नहीं है, इनका डार्लिंग माफिया बन चुका है, डार्लिंग मैनेजमेंट ग्रुप है ये। और इसने पूरे मुल्क को हमेशा हर मामले में तबाही के उस रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया कि जहां वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ जाती हैं चीजें, और आज यही हो रहा है। मैं एक हफ्ते से नोट कर रही हूं कि इस वक्त हमारी स्टैब्लिशमेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। उनको सिकंदर सुल्तान को उसी वक्त हटा देना चाहिए था और जलील करके उतारना चाहिए था। जिस तरह आप अपने लोगों को सजा देते हैं, उनके बैजेस उतार लेते हैं, उनके तमगे उतार लेते हैं, उनकी मराहत वापस ले लेते हैं और सजा देते हैं, इसी तरह डीएमजी के जितने लोगों ने गंद किया है उनको सजाएं ऐसी शदीद मिलनी चाहिए कि आइंदा कोई डीएमजी का आदमी ये ना समझे कि मैं बहुत बहुत सुपीरियर वर्कर हूं और मैं रूलर हूं, एक्चुअल रूलर मैं हूं इस मुल्क का, मैं इस मुल्क को चलाता हूं। तो फिर अगर ये बात है तो हम कहते हैं कि फिर सारे ग्रुप्स जो हैं सिविल सर्विस के, उन सबको आप बंद कर दीजिए। आप जरा जाके इस्लामाबाद में जरा काउंट तो करें, कितने फेडरल सेक्रेटरीज हैं जो अपने अपने महकमों में अपनी फील्ड, अपने ग्रुप, जिसकी उन्होंने 2 साल एकेडमी में, सिविल सर्विसेज एकेडमी में ट्रेनिंग ली है। कहां है पोस्ट ऑफिस के पोस्ट ऑफिस जो चलाता है, डाकखाना जो बंदा, उसका हेड जो मिलेगा आपको डीजी या सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन के अंडर में जो लोग आते हैं मैं उनकी भी बात करूंगी, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आते हैं उनकी भी बात करूंगी, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं उनकी भी बात करूंगी। सबको डीएमजी हेड कर रहा है, फेडरल सेक्रेटरीज। बाकी लोगों का क्या होगा? ये वो सर्विसेज ग्रुप है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, ऑडिट एंड अकाउंट्स वाहिद महकमा रह गया है कि जो एजीपीआर हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन हमने यहां पर एजीपीआर के लोगों में कभी किसी को फेडरल सेक्रेटरी बनते हुए नहीं देखा, मां सिवा एक शख्स के। फजलुर रहमान साहब थे जो ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के थे, और वो यहां सिंध गवर्नमेंट में चीफ सेक्रेटरी भी लगे, सिंध गवर्नमेंट के। ऐसा एक आधा कोई केस आपको मिल जाए तो मिल जाए, वरना सारे मुल्क पे आपने डीएमजी माफिया का कब्जा करवा दिया है। और उसका नतीजा आज ये है कि जितना गंद वो करते हैं उसका पूरा मलबा एस्टेब्लिशमेंट पर डाल देते हैं, और लोग पिछले 3 डिकेड में ये यकीन करने में हक बजानिब हैं कि वाकई सब कुछ इस मुल्क में जितना गंद हो रहा है वो जी एस्टेब्लिशमेंट कराती है, फौज कराती है। मैं ना यहां फौज को सपोर्ट कर रही हूं, ना मैं एस्टेब्लिशमेंट, जैसे लोग एस्टेब्लिशमेंट समझते हैं। एस्टेब्लिशमेंट 3 एक टिकोन है, पहले भी बता चुकी हूं। इट्स अ पार्लियामेंट, इट्स अ जुडिशरी एंड इट इज मिलिट्री एजेंसीज इंक्लूडिंग सिविलियन सीक्रेट एजेंसीज। ये तिकोन जो है ना, ये मिलकर एस्टेब्लिशमेंट बनती है। मगर यहां लोगों को भुट्टो साहब और उनकी बेटी ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि एस्टेब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ फौज है, जर्नैल है। एक ये मैं बड़ा सुनती हूं जी, वो जर्नैल असल में करप्ट है, फौज तो बहुत अच्छी है। हम फौज को थोड़ी कुछ कह रहे हैं, फौज तो बहुत अच्छी है, जर्नैल करप्ट है। एक कमांडर, एक जर्नैल जिसके अंडर में जितने भी सिपाही काम करते हैं, मेजर जनरल से लेके ब्रिगेडियर और ब्रिगेडियर से लेके कर्नल और कर्नल से लेके मेजर और मेजर से लेके कप्तान, वहां तक अगर उनका कमांडर करप्ट है
तो बाकी लोग कैसे सही हो सकते हैं? और फिर वो एक कप्तान के, एक लेफ्टिनेंट के अंडर में जितना सिपाही काम करता है, जितना फौजी काम करता है, चाहे वो फ्रंट पे खड़ा हो, चाहे वो किसी ऑपरेशन में हो, वो कैसे फिर ईमानदार हो सकते हैं जब उनका कमांडर ही करप्ट होगा? तो ये जो थीसिस चलाया है ना, ये बड़ी बड़ी ही फनकार मूवमेंट थी, जिसमें हम क्या कहें कि बैरूनी कुव्वतें कामयाब हो गई हैं। फौज तो बहुत अच्छी है, कमांडर खराब है, उनके जो जर्नैल है ना वो बिकाऊ है। ना मैं जर्नैलों को सपोर्ट कर रही हूँ, उनको इस चीज का नोटिस लेना चाहिए था। और उन्हें आके ये ISPR किस लिए बनाया आपने? बताएं कि भाई अगर हमारे जर्नैल करप्ट हैं तो उनके अंडर में काम करने वाली फिर फौज भी करप्ट है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तो ये तमाशा जो जर्नैलों को गंदा करने का शुरू हुआ, मेरे साथ खुद जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत अहम लोग, DG ISI की कई दफा बता चुकी हूं, वो जर्नैल ही होता है ना, पहले मेजर जनरल होता था, फिर वो लेफ्टिनेंट जनरल हो गया। उन्होंने जो मेरे साथ रिपोर्टा रपाटी और जो गंद शुरू किया था, और वो जिस तरह खुद को इन्होंने इन्वॉल्व किया था, और उसके बाद मैंने उनका काम नहीं किया। मैंने उनसे लड़ना नहीं था, मैंने उनसे कह दिया था मैं आपसे नहीं लड़ूंगी, आप ताकतवर लोग हैं, लेकिन मैं आपका काम भी नहीं करूंगी, मुझे एक तरफ कर दीजिए आप। लेकिन जाके मोहतरमा से मेरी शिकायत की गई और कहा गया कि जी हम तो बनवा रहे थे 10-10 हजार की कच्चा रेजिडेंट्स की लिस्टें, और इस तरह लाखों में आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती। अब ये हम बाद में एक अलहदा सब्जेक्ट है कि ये कच्चा रेजिडेंट क्या होता है, और इलेक्शन से पहले जब वोटर रजिस्ट्रेशन का, इलेक्टोरल रोल्स बनने का अमल शुरू होता है तो कैसे इनको रजिस्टर किया जाता है और फिर इनसे वोट डलवाए, वही वोट कास्ट होते हैं जो रजिस्टर होते हैं। ये एक बहुत बड़ा ड्रामा। क्या कभी किसी ने इस पर रिसर्च करने की कोशिश की? कराई हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने इस पर रिसर्च? कराएं ताकि आप इस बदनामी से बच सकें। ये आप उस वक्त तक इस बदनामी से नहीं बचेंगे जब तक आप अपने आप को ही अक्लेकुल समझते रहेंगे। नहीं, आप अक्लेकुल नहीं है, माफ कीजिएगा। आपको लड़ाई के लिए तरबियत दी जाती है, उसमें आप बहुत उम्दा हैं, बहुत अच्छे हैं। आपसे अच्छी पाकिस्तान की फौज दुनिया की 3-4 बेहतरीन अफवाज में इसका शुमार होता है। बेहतरीन सिपाही हैं आपके पास, बेहतरीन कमांड करने वाले हैं। आपकी जो डिफेंस स्ट्रेटजीज हैं, जो आपकी जो दिफाई है, हिकमत अमली है, वो बेहतरीन है। लेकिन ये काम जो हो रहा है, इसमें खुद को क्यों बदनाम करा रहे हैं, जबकि आप पूरी तरह इसमें मुलव्विस नहीं है। आप सिक्योरिटी रीजन से जब आपको इलेक्शन कमीशन बुलाता है उसके लिए, तभी आप आते हैं। बताइए लोगों को आकर ये। और ये सिकंदर सुल्तान का इस दफा जो फ्लॉप हुआ है ना उनका, ये उन्होंने चालाकी क्या की, 12 बजे तक रिजल्ट्स जो हैं वो तैयार होने शुरू नहीं हुए थे, सिर्फ काउंटिंग हो रही थी। ये 12 बजे अकेले निकले खुद ड्राइव करके और कमीशन से चले गए, और उसके बाद उन्होंने कहां से बैठ के कमीशन के लोगों को अहकामात जारी करने शुरू किए, जिस पर पूरे इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग एजेंट्स को और दूसरे सियासतदानों को यह कहना शुरू किया कि भाई वो वहां से अहकामात आ रहे हैं। चूंकि सिकंदर साहब तो निकल गए थे रात को 12 बजे और वो पिंडी गए हैं, पिंडी से अहकामात आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने इसकी पूरी तहकीक की है। सिकंदर सुल्तान साहब की चालाकी यही थी, वो शरीफों से आज से नहीं, पता नहीं कब से पैसे खा रहे। उन्होंने शरीफों को जितवाना था, उन्होंने पीपल्स पार्टी को जितवाना था सिंध में। ये सारी जो चालाकियां हैं ना, ये एक वक्त आता है बंदा एक्सपोज हो जाता है। उनके एक्सपोज होने का वक्त आ गया है, लेकिन इसमें मेरे अकेले तन्हा ये बात ये खोलने से कुछ भी नहीं होगा जब तक खुद एस्टैब्लिशमेंट के लोग, जो आपकी हाई कमान है, जब तक वो इस बात को समझेगी नहीं कि आपकी बदनामी की जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो कहां तय होती है, कौन करता है। जनाब, सिर्फ ये आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो पेरोल पर बाहर की एजेंसीज के ऊपर हैं वो यही लोग हैं, DMG माफिया के लोग हैं। आप इनसे इतने इंप्रेस हैं, इतना आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इनके मुकाबले में कि ये सब कुछ करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई सिविल सर्वेंट को 2, 4, 6 नंबरों से रह जाता है और फिर वो उसको DMG नहीं मिल पाता और फिर उसको कोई दूसरा ग्रुप लेना पड़ता है, ठीक है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इनके बराबर की काबिलियत नहीं रखता। इनसे ज्यादा काबिल लोग हैं, बेतहाशा काबिल लोग मौजूद हैं हमारी सिविल सर्विस में।
लेकिन कोई रेलवे में पड़ा है, कोई ऑडिट एंड अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, तो कोई पुलिस में चला गया, पुलिस सर्विस बिल्कुल अलग है। लेकिन बहरहाल कोई फॉरेन सर्विस में चला जाता है, वो प्रेफर करता है फिर कि ऐसी जगह जहां वो सर्व कर सके वो चला जाए। लेकिन ज्यादातर की ख्वाहिश ये होती है कि हमारे इतने मार्क्स आए कि हमको डीएमजी मिल सके, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। तो जरा इस नुक्ते पे भी गौर कर लीजिएगा कि अब आपको गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सड़क सड़क जो खान साहब ने आखिर में काम किया है, हो सकता है वो जीते हों, लोग कह रहे हैं कि जी वो जीते हैं, ठीक है, पब्लिक उनके साथ थी, वो पॉपुलर थे। पॉपुलर होना कोई कोई यानी पॉपुलर होना जो है वो कोई मेरिट नहीं है, माफ कीजिएगा, पॉपुलर होना मेरिट नहीं है। पॉपुलर होने पर आप किसी को अब मुल्क का हाकिम बना देंगे? तो जितने एक्टर्स हैं हमारे फिल्म के, टीवी के, क्रिकेट के मैदान के, हॉकी के, दूसरे शोबों में जो पॉपुलर लोग हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, उन सबको लाइए और लाके इख्तदार में बैठा दीजिए कि भाई ये बड़े मकबूल हैं मुल्क में, इसलिए हम इनसे कह रहे हैं कि आए और आकर हुकूमत करें। ये बेवकूफ़ों वाली जो अहमकों की जन्नत में ये जो डीएमजी जो है उसने सबको मुब्तला किया हुआ है, खुदा के लिए इस जन्नत से बाहर निकलिए, वरना सिकंदर सुल्तान जैसे सैकड़ों डीएमजी माफिया के लोग जो हैं वो मुल्क को इसी तरह बर्बाद करते रहेंगे, एतबार उठा देंगे आपका, इदारों पर से एतबार उठा देंगे। बस यही कहना था। और इलेक्शन में जो भी कुछ हुआ इसकी हम अभी इस पर भी बात करेंगे। खुदा हाफिज। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, उम्मीद लगाए